for the organizing team, which include Nida, Huda, and Musharra. And thank you very much, Zille Hasnan, for this today's session. ज़िले हसनैन का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। बिल्कुल उसके बाद ज़िले हसनैन अपना खुद भी एक डिटेल इंट्रो देंगे। डॉक्टर ज़िले हसनैन इज़ एक्चुअली is our active panelist at Mahir Adviyat. He currently is working at Salim Memorial Hospital, Lahore, and previously he worked for around 4 years at Aga Khan University Hospital, Karachi. सो इंशाल्लाह आज का जो सेशन है विच इज़ हाई अलर्ट मेडिकेशन, क्योंकि हाई अलर्ट मेडिकेशन हर हॉस्पिटल में ये मौजूद होती हैं और यही वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मेडिकेशन एरर के चांसेस होते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आई थिंक हमारे काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. अच्छा, अब ये कि एक हमारी हमने इस सेशन में प्री एंड पोस्ट टेस्ट रखा है ताकि वी सी के कितना हमने वैल्यू ऐड किया यहाँ पे और कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है आपके लेवल पे. ठीक है, तो चैट में मैंने एक प्री टेस्ट का लिंक शेयर किया है, तो काइंडली आप जो भी जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है सब इस लिंक पे जाइए और एक हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स अपने प्रोवाइड कर दीजिए. ठीक है, एंड प्लीज वन रिक्वेस्ट, मेक दिस सेशन वेरी वेरी इंटरेक्टिव. कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो यू कैन राइट दिस इन द चैट और इन द एंड विल ट्राई अवर बेस्ट के हम एक Q&A सेशन भी करें तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं. ठीक है, या श्योर किरण, हम रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो फेसबुक पे भी ये लाइव जा रहा है तो वहां से भी आप देख सकते हैं. ठीक है, सो प्लीज यहाँ पे अपने रिस्पांस प्रोवाइड कीजिए और सब तमाम लोग इस लिंक के थ्रू अपना प्री टेस्ट जो है हमें सेंड कर दीजिए. ठीक है, मीनवाइल ओवर टू यू ज़िले हसनैन, और आप इस सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for such nice introduction. Am I audible to everyone? जी जी बिल्कुल. Okay, okay, all right. Okay, so myself Julius Nain, थोड़ा introduction जो है वो अभी मेरा बारे में जो है वो बता दिया गया है. I have experience of 5 years working in a hospital sector, and the topic that I'm going to present today is high alert medications. बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्योंकि बहुत ज़्यादा एरर्स होते भी हैं नॉट ओनली इन द पाकिस्तान बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसलिए इस टॉपिक को ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. इवन अब आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपकी जो हाई अलर्ट मेडिकेशन उसकी पॉलिसी जो है वो बन चुकी हैं. तो इस टॉपिक को अभी हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि जो ऑडियंस है वो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करे कि व्हाट्स देयर ओपिनियन अबाउट हाई अलर्ट मेडिकेशंस. आप लोगों को क्या लगता है कि हाई अलर्ट मेडिकेशंस क्या हैं? आप लोग चैट बॉक्स में राइट कर सकते हैं या फिर एनीवन वांट शेयर हिज और हर ओपिनियन, आप लोग जो हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द हाई अलर्ट मेडिकेशन. देन डेफिनेटली हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस वांट शेयर योर ओपिनियन अबाउट हाई अलर्ट मेडिकेशंस? No one? आई गेस ऑडियंस बड़ी खामोश है. आप अगर नहीं कुछ कहना चाहते तो यू कैन राइट इट इन द चैट. ठीक है, प्लीज. अगर आपको सही भी आता है तब भी बताइए, नहीं आता तब भी बिल्कुल शेयर, बी कॉन्फिडेंट एंड शेयर योर व्यूज ताकि उसी तरह से जो है हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें. ठीक है, जी एक आंसर आया है. Okay. is heightened risk of causing significant patient harm when they are used in errors. ऑल राइट. हाँ, मैं चैट देख रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. चलो दैट्स गुड टू नो दैट. ओके. Rizwan नेट Huda and थेरेपी Team इंडेक्स की तरफ ड्रग्स. से.
Neat and clean, someone has write down. Highlight medication are those which can harm the patient. Okay, all right, all right. Okay, thank you so much for your response. एक्चुअली में ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जब हमारी भी कभी डिस्कशन होती है अबाउट रिगार्डिंग द हाईलाइट मेडिकेशंस, सो इसमें डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं. समवन इज सेइंग दैट इट इज़ अ hazardous medicine, or it is a medicine which may be used as an abuse drug, or lassa medicines, or sort of like that. तो ये कोई 3-4 डेफिनेशन जो अक्सर सुनने को आती हैं, और कहीं न कहीं इसमें ना कन्फ्यूजन रहती है कि हाई अलर्ट मेडिकेशंस हैं क्या? एक्चुअल में जो हाई अलर्ट मेडिकेशंस की अगर हम थोड़ी-सी इंटेंशन की बात करें कि जिसकी वजह से हाई अलर्ट मेडिकेशन पे वो वर्किंग स्टार्ट हुई थी, दैट वाज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एरर्स दैट वर रिपोर्टिंग इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़. और उन एरर्स को देखते हुए एक लिस्ट क्रिएट की गई थी, ठीक है? और ये वो मेडिसिन थी जिनकी लिस्ट क्रिएट की गई थी जिनके एरर्स बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉन थे. और इसकी वजह से क्या होता था कि जब भी किसी मेडिसिन को इसको इसको एरर में यूज़ किया जाता था इन मेडिसिन को, तो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता था. तो हम इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि ये वो वाली मेडिसिन हैं जिनकी एक लिस्ट क्रिएट की गई है डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस डाटा जो कि एक कंपाइल किया गया है. और क्योंकि इनके एरर्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे, तो हम इनको सिंपली कहेंगे कि इसलिए इसमें हमें ज़्यादा कॉशन की नीड है, इसलिए हम सिंपली इसको हाई अलर्ट मेडिकेशन कहेंगे. लेकिन आगे आगे हम इसकी फर्दर जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज के यही होंगे कि हाई अलर्ट मेडिकेशंस हैं क्या, इनका इम्पैक्ट क्या आता है पेशेंट सेफ्टी के ऊपर, क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की जा सकती हैं, और फार्मासिस्ट क्या रोल परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ. बैकग्राउंड की अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की है कि जैको बेसिकली जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल प्रीवियस नेम है. जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक पूरी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूएस बेस्ड एक आपके सोसाइटी, एक काउंसिल है जो कि पेशेंट सेफ्टी के ऊपर काम करती है, और इस हवाले से डिफरेंट हॉस्पिटल्स को एक्रीडेशन देती है, ठीक है? तो उन्होंने ट्रैक करना स्टार्ट किया सेंटिनल इवेंट. सेंटिनल इवेंट वो होते हैं कि जिसमें पेशेंट की डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हों या पेशेंट की डेथ हो चुकी हो. तो इन 1995 में उन्होंने ये स्टार्ट किया. और जब बोर्ड ने इस चीज़ को जब ये सारे इन्होंने चेक किए, तो उसमें इन्होंने कुछ चीज़ें कंपाइल की कि कुछ ऐसे मेडिकेशन रह रहे हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर थोड़ी सी उसमें क्वेश्चन की जाए. इस चीज़ को देखते हुए है आईएसएमपी जो इंटरनेशनल सोसाइटी है मेडिकेशन सेफ्टी की, उसने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट की कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स की. उन स्पेसिफिक ड्रग्स को जो है वो आईएसएमपी ने टर्म का नाम दिया हाई अलर्ट मेडिकेशन, कि ये बहुत ज़्यादा एरर हो रहे हैं जिससे वजह से सेंटिनल इवेंट्स हो रहे हैं, तो इसको हमें प्रिवेंट करना है. इसकी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, तो कुछ थोड़े से हम इसमें प्रिकॉशंस ले लें. तो इस लिस्ट को एक नाम दिया गया हाई अलर्ट मेडिकेशन के लिए. अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. ओके, सो आईएसएमपी इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस की जो डेफिनेशन है, हाईलाइट medications are those which have a heightened risk of causing significant patient harm when they are used in error. So it means कि कुछ कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसको अगर हम एरर में यूज करें, इट मे बी अ लासा मेडिसिन, लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिसिन, इट मे बी अ मेडिसिन दैट इज अब्यूसिव, इट मे बी अ मेडिसिन दैट इज हैजर्डस. तो मतलब है कि जो अभी हम डिफरेंट डेफिनेशन की बात कर सकते हैं, उनमें से कोई भी मेडिसिन हो सकती है, एक जनरल टर्म है. और ये जो लिस्ट क्रिएट की गई थी वो इसी वजह से क्रिएट की गई थी क्योंकि इनकी वजह से हाइटन रिस्क आए थे, और क्योंकि वो जब एरर में यूज हुई थी. तो हम सिंपली ये कहेंगे कि हाई अलर्ट मेडिकेशन सिंपल वो मेडिसिन होंगी जिनके इस अगर एरर में यूज किया जाएगा तो उसमें पेशेंट हार्म जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है. एक और जो मिसकन्फ्यूजन इसमें आती है वो ये होती है कि लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ और सिर्फ नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली जो मेडिसिन है वो हाई अलर्ट मेडिकेशन होती हैं. ऑल्दो ऐसा नहीं है. नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली मेडिसिन भी हाई अलर्ट मेडिकेशन हो सकती हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ द हाई अलर्ट मेडिकेशन. सो हम ये कह सकते हैं कि हाई अलर्ट मेडिकेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं. नैरो थेराप्यूटिक्स की भी आ सकती है, लासा की भी आ सकती है, हजार्डस ड्रग्स की भी आ सकती है. और उसी से रिलेटेड एक हाई अलर्ट मेडिकेशन की एक लिस्ट है. इसमें वैसे तो इसकी लॉन्ग लिस्ट है आईएसएमपी की तरफ से गिवन, लेकिन हम उनमें से कुछ मेन जो ज़्यादा कॉमन उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे. उसमें सबसे पहले हमारे आ जाते हैं कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें हमारा आईवी पोटाशियम है इन क्लोराइड फॉर्म, इन फॉस्फेट फॉर्म.
देन हमारे पास हाइपरटोनिक सलाइन आता है। हाइपरटोनिक सलाइन वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 0.9% हो। देन हमारे पास इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट होता है। आफ्टर दैट इंसुलिन, इट इंक्लूड ऑल द इंसुलिन्स, जितनी भी इंसुलिन होंगी। देन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, नार्कोटिक्स, ओपियाइड्स, एंटीकोएगुलेंट्स, थ्रोम्बोलिटिक्स, कीमोथेरेप्यूटिक्स एंड लास्ट लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिसिन। तो अभी हम इसमें से वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। अच्छा, एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है इनकी सबको स्टार्ट करने से पहले, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, क्योंकि जेसीआई जो है, ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल जो है, उसने सर्वे किया था, मेडिकेशन एज रिपोर्ट किए थे। तो उसने क्या किया, उसने कुछ गोल्स बनाए हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए। वो ये 5 जो हैं वो गोल्स हैं जो मेजर हैं, उनमें सबसे पहले तो वही होता है आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली। और हम किसी भी पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं उसके जो है एमआर नंबर, कोई एक रिकॉर्ड नंबर होता है किसी एक हॉस्पिटल के अंदर, या फिर उसके फुल नेम से। दूसरा होता है इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो है, ये विद इन डिपार्टमेंट होती है, या हम कहेंगे कि आपकी जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल भी होती है और इंट्रा डिपार्टमेंटल भी होती है। और इसको जो है, इसका बेस्ट वे जो ये होता है कि आपको कोई भी चीज़ है वो आप राइट डाउन कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर है वो कोई ऑर्डर प्रिस्क्राइब करना चाहता है, तो उसको प्रिस्क्रिप्शन राइट डाउन करनी पड़ेगी। वर्बल ऑर्डर जो है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कन्फ्यूजन हो सकती है। सेम इज द केस, अगर फार्मासिस्ट अपनी किसी फार्मेसी में काम कर रहे हैं और वो कोई चीज़ ओवर में दे रहे हैं किसी दूसरे फार्मासिस्ट को अपनी शिफ्ट की, तो वो भी वो राइट डाउन करके लिख के जाएं, ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। थर्ड इसमें आता है इंश्योर करेक्ट साइड, करेक्ट पेशेंट, करेक्ट प्रोसीजर। ये ज्यादा कंसल्टेंट सर्जन साइड पे जो है वो पॉइंट कंसर्न होता है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जिसके लिए पूरी इन्फेक्शन के कंट्रोल की एक टीम होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारा आज के टॉपिक से कंसर्न है, वो है इंप्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। तो ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल जब अपने कुछ सेफ्टी गोल्स क्रिएट करता है, तो उसके अंदर इस पॉइंट को रखता है कि सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन जो है इसको इंप्रूव करना है। So that is the responsibility of the pharmacist, responsibility of the nursing staff, of the physician, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात मेडिकेशन के हवाले से है, सो दैट्स वाई इन दिस केस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेजर फार्मासिस्ट के ऊपर आती है कि वो उसको स्टोर कैसे कर रहा है, इसको डिस्पेंस कैसे कर रहा है, डबल चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड लास्ट होता है कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ द पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्स। ये भी ज़्यादा नर्सिंग साइड पे होता है। नेक्स्ट साइड प्लीज। तो जैसे हमने स्टार्ट किया कि हाईलाइट मेडिकेशंस होती क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने कुछ चीज़ें उसकी देख ली। अब आगे हमारे पास जो इसमें फर्स्ट थिंग आती है, दैट इज कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है हाइपरटोनिक सलाइन। देखिए, हमारे जो सबसे जो कॉमन हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड, और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज 0.9%। तो 0.9% से ज़्यादा जो भी कोई कंसंट्रेशन होगी, वो जो होगा वो आपका हाइपरटोनिक सलाइन कहेगा। अब हाइपरटोनिक सलाइन जो है, क्योंकि ये नॉर्मल की बॉडी की फिजियोलॉजी की कंसंट्रेशन से हायर है, इसलिए इसको किसी सर्टेन इंडिकेशन में यूज किया जाएगा। और अगर इसको किसी ऐसी इंडिकेशन में यूज किया जा रहा है, तो इसके साथ मॉनिटरिंग की भी नीड है। तो देयर आर नंबर ऑफ इंडिकेशन जिसमें हाइपरटोनिक सलाइन यूज किया जा सकता है। वन ऑफ देम इज सिम्टोमेटिक और सिवियर हाइपोनेट्रीमिया, when the sodium levels are below 125 MEq per liter. एंड देन सेकंड थिंग इज द एलिवेटेड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिसमें आपको ब्रेन में एडिमा हो जाता है। तो एडिमा होगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर होगी, तो वहाँ पे अगर हम ऐसा हाइपरटोनिक लाइन देंगे तो वो उस वाटर को इंट्रैप कर लेगा। अगेन द फिनोमेना जो हमने बेसिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट इज द स्वेयर ब्रेन एडिमा, volume expansion, spinal shock, and last but not least SIADH, start wasting in the acute subarachnoid hemorrhage। तो अगर आपने इसमें देखा होगा, तो अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, तो हाइपरटोनिक सलाइन के दो मेजर पॉइंट्स एरिया जो हैं वो यूज हो रहे हैं। एक आपका जहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया है विद सोडियम लेवल्स इज बिलो 125 MEq पर लीटर, और सेकंड इज द वेयर द ब्रेन आपका मैक्सिमम इन्वॉल्व है, जहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया, एडिमा हो गया। तो इनके अंदर हम जो है वो मेजरली हाइपरटोनिक सलाइन को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके।
अच्छा, इसकी इंडिकेशन तो हमें पता चल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ख्याल रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम हाइपरटोनिक सलाइन बना रहे हैं या हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हमने इसको मिक्स नहीं करना किसी भी और मेडिसिन या किसी ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ। This is a special instruction that should be given and that should be communicated with the nursing staff as well. Because first of all, the hypertension sign जो है वो हमेशा आपका जो है वो फॉर्म होना चाहिए इन स्टेराइल एरिया, एंड दैट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मेसी डिपार्टमेंट, और हम प्रिपेयर करके भेजें। एंड जब वो नर्सिंग स्टाफ पे जाएगा तो नर्सिंग स्टाफ जो है वो उसके साथ किसी और मेडिसिन को मिक्स ना करें, ताकि ये अपनी जो हाइपरटोनिक लाइन है वो अपना इफेक्ट अच्छे से शो कर सके। दूसरा जो मेजर पॉइंट आता है वो आता है इसके एडमिनिस्ट्रेशन से। कोई भी चीज जो अगर हम नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन में एडमिनिस्टर करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है फ्लेबाइटिस का या एक्साविजेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखे जाए तो पेरिफेरल लाइन से जो सबसे ज्यादा बेटर प्रेफर की जाती है दैट इज लेस देन 2%। लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो नॉर्मल लाइन है 0.9% का होता है, दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू पेरिफेरल। और जो सेंट्रल है वो 3% और मोर जो है वो प्रेफर किया जाता है सेंट्रल से। लेकिन 3% हाइपरटोनिक लाइन कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द पेरिफेरल लाइन इन प्रैक्टिस। आई हैव सीन दैट, बट उसमें फिर हमें इन्फ्यूजन रेट जो है वो मॉनिटर करना पड़ता है, बहुत कम इन्फ्यूजन रेट पे देखना पड़ता है, और पेशेंट की मॉनिटरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इन्फ्यूजन पंप विद प्रिवेंटेबल ऑफ फ्री फ्लो। होता ये है कि नर्सिंग साइड पे क्या होते हैं, डिफरेंट इन्फ्यूजन पंप होते हैं। इन्फ्यूजन पंप का बेनिफिट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे एक किसी भी जो है वो लिक्विड को जो है वो रन करना है, तो एक फिक्स डेट वहां पे मैं सेट कर दूंगा। इन्फ्यूजन पंप उस पंप जो है वो उस डेट के जरिए उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करेगा, एंड उसमें जो मेरे पास चांसेस होंगे कि जो फ्री फ्लो मीन्स होता है कि ये ना हो कि किसी टाइम पे जो है वो ज्यादा अमाउंट या ज्यादा कंसंट्रेशन चली जाए या ज्यादा ड्रॉप चले जाए, इस चीज को ओवरकम किया जाए। ठीक है, तो इस सब चीजों से फ्लेबाइटिस और एक्सेवेशन को हमने प्रिवेंट करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें सोडियम लेवल मॉनिटर करने होंगे 24 आवर आफ्टर आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द इन्फ्यूजन के अभी सोडियम लेवल्स क्या हैं, और इसके मुताबिक हमें नेक्स्ट इन्फ्यूजन की नीड है भी कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, नाउ देयर इज अ केस ऑफ एमिली जेरी इन 2006। दिस वाज एन इंटरेस्टिंग केस जिसमें स्पेसिफिकली नॉट ओनली फार्मेसी बल्कि फार्मेसी टेक्नीशियन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अहम है। और फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो कैसे रोल परफॉर्म कर सकते हैं और हर एक पर्सन के ऊपर कैसे जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो जो है वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉल करें। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि जो एमिली जेरी थी, इनको जो है वो डायग्नोज था, जो है वो कैंसर डायग्नोज था इनको, जो इनका एक ट्यूमर था। ठीक है, और जो कि बिल्कुल यॉर्क सैक जो है वो साइज का एक ट्यूमर था। ठीक है, अच्छा, अब हुआ ये कि इनको जो है इसके लिए एडमिनिस्टर की जा रही थी कीमोथेरेपी। ठीक है, द ट्यूमर वाज द साइज ऑफ अ ग्रे फूड इनसाइड हर टीनी लिटिल एब्डोमेन दैट वाज अ लिटिल लाइफ। ठीक है, अब हुआ ये कि फार्मेसी टेक्नीशियन दैट हैड बीन वर्किंग फॉर द हॉस्पिटल फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ years decided not to use a standard prepared bag of the sodium chloride solution with the less than 1% of sodium chloride. Instead, the pharmacy technician filled the plastic bag with the highest sodium chloride concentration 23.4%. Okay, तो यहाँ पे एरर ये आया था कि उस पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही थी, कीमोथेरेपी कंप्लीट हो चुकी थी, इवन के दैट वाज द लास्ट डे ऑफ द हॉस्पिटल स्टे, जिसमें जो है वो लास्ट कीमो की डोज लगनी थी। इशू ये हुआ कि फार्मेसी टेक्नीशियन ने वो जो कीमोथेरेपी लगनी थी उसको और ये वो फार्मेसी टेक्नीशियन थी जो कि फ्रॉम लॉन्ग टाइम जो हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उन्होंने उस कीमो मेडिसिन को नॉर्मल स्लाइन में डाइल्यूट करने की बजाय, जो कि एक नॉर्मल प्रीपेड बैग हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है, उन्होंने क्या किया, एक और 23.4% सोडियम क्लोराइड जो उन्होंने खुद बनाया था, ठीक है, उसमें उन्होंने इसको डाइल्यूट कर दिया, और वो डाइल्यूट करके उन्होंने जो है वो नर्सिंग स्टाफ को दे दिया, नर्सिंग स्टाफ ने वो एडमिनिस्टर कर दिया। और उसके बाद जो है वो एमिली जेरी जो थी, जो कि बस ये है कि अभी हॉस्पिटल से रिलीव होने वाली थी, डिस्चार्ज होने वाली थी, उनको आईसीयू में एडमिट होना पड़ा, और उसके बाद जो है एट द एंड लीडिंग टू द डेथ ऑफ एमिली जेरी। अब इसमें अब जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो इसमें आप देखें कि व्हेन द प्राइमरी बोर्ड इन्वेस्टिगेटर एंड अदर officials investigating Emily's death asked some few questions. Why she made, why she had made the outrageous error? कि ये वाला एरर जो है वो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप एक लंबे टाइम से वहां पे काम कर रही हो। तो उनका ये रिप्लाई देखने बड़ा इंटरेस्टिंग था। शी रिप्लाइड दैट शी डिड नॉट नो,
उसको आइडिया नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल साइन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 22.4%. She claimed that she knew that something was not right, but she was not sure. तो कंफ्यूजन थोड़ी सी हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा ठीक है जाने देंगे, इसमें क्या ऐसा कौन सा मसला होगा. The pharmacy technician was asked if you knew that an overdose of sodium chloride could result in death. She claimed that she was not aware of the fact. How can a person who works in a pharmacy and compound medication daily not know that? तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा था एट दैट टाइम. तो उसके बाद फिर जो है ये जो इंसिडेंस था इसकी रिपोर्टिंग के बाद फिर फार्मेसी टेक्नीशियन के है उनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया गया. डबल चेक की क्या नीड है. अगर कोई एक जो फार्मासिस्ट है या एक टेक्नीशियन है वो एक बना रहा है तो उसके साथ कोई दूसरा फार्मासिस्ट या टेक्नीशियन हो जाए उसको चेक करे कि क्या इसने सही चीज दी है, क्या ऐसा तो नहीं है कि रॉन्ग हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर 0.9% में चला जाए तो कोई मसला नहीं है, इट्स नॉर्मल. लेकिन क्योंकि ये हाइपरटोनिक सलाइन था 23.4% था, हायर कंसंट्रेशन थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ उस इमिली की जो है वो डेथ हो गई और इमिली सर्वाइव नहीं करी. अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक फार्मासिस्ट होता, एक डबल चेक किया जाता, इस फार्मेसी टेक्नीशियन की एक जो है वो गाइडेंस की जाती अबाउट द हाइपरटोनिक स्लाइन एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्लाइन, तो शायद ये एरर जो है वो प्रिवेंट हो सकता था. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो हाइपरटोनिक स्लाइन का हमने किस सिनेरियो देख लिया और हाइपरटोनिक स्लाइन कितना इंपॉर्टेंट है और इससे क्या हो सकता है. सेम इज द केस विद आईवी पोटेशियम. पोटेशियम आईवी में दो फॉर्म में दिया जाता है, इन क्लोराइड फॉर्म, इन फॉस्फेट फॉर्म. अच्छा, आईवी पोटेशियम क्लोराइड जस्ट लाइक हाइपरटोनिक सलाइन जैसे वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है. तो पोटेशियम को जो है हमने इसमें क्यों कंसिडर किया. सबसे पहली बात है जब भी अगर हम इसका आईवी पूछते हैं तो ये बहुत लीथल है. एक तो ये हमें मसला था कि बहुत सी जगहों पे एरर्स रिपोर्ट हुए थे कि जहां पे आईवी पुश जो है वो दिए जा रहे थे. ऑन द अदर हैंड इन्फ्यूजन एग्जाम्पल व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ KCl, तो उससे जो है वो उसमें वो मसला आता. सेम इज द केस कि द मोर देन अलाउड कंसंट्रेशन, जो अभी हम आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज डिस्कस भी करते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 25 MEQ का एक आ रहा है एम्प्यूल मार्केट में, तो मुझे उसको कितने में डाइल्यूट करके किस कंसंट्रेशन में रखना है, कितनी डाइल्यूशन रखनी है, किस इन्फ्यूजन रेट पे जो है वो हमने उसको चलाना है. तो ये सारे इश्यूज जो हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ जो है वो हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि पेशेंट जो है उसकी जो है वो डेथ हो रही थी, उसको जो है वो हार्ट रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो रहे थे. तो इस वजह से हमने पोटेशियम क्लोराइड को जो है आइदर इन द पोटेशियम आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड और इन द फॉर्म ऑफ अ फॉस्फेट वी हैव एडेड इन हाई अलर्ट मेडिकेशंस. नाउ अगर हम पोटेशियम क्लोराइड के रेट ऑफ इन्फ्यूजन की हम बात करें तो देखें दो लाइन होती हैं. एक होती है पेरिफेरल लाइन, एक होती है सेंट्रल लाइन. पेरिफेरल लाइन जो आपकी बेसिक जो आपके बाजू वगैरह से जो है वो होगी, क्योंकि ये छोटी लाइन होती है, ब्लड वेसल होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमेशा इन्फ्यूजन जो है या कंसंट्रेशन दैट शुड बी लो, कम रखनी चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट गाइडलाइंस एंड द प्रैक्टिस जो मैक्सिमम आप रेट रख सकते हैं फॉर द पोटेशियम क्लोराइड टू बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू पेरिफेरल दैट शुड बी 10 MEQ पर आवर. 10 MEQ पर आवर से आप ज्यादा नहीं कर सकते. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और भी आता है जहाँ पे मैंने चीज चेक की है कि बहुत से फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट को कंफ्यूजन हो जाती है. वो ये हो जाती है अगर कोई भी फिजिशियन जो है वो बाइलेटरल चलाना चाहता है. बाइलेटरल मीन्स होता है फ्रॉम बोथ आर्म्स. तो हम ये जो 10 MEQ पर आवर की बात कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम वन साइड. तो एक टाइम पे 10 MEQ पर आवर एक साइड से चल सकता है, 10 MEQ पर आवर अदर साइड से भी चल सकता है. तो इस मीन के उसको अब चल तो 10 MEQ पर आवर पे रहा है, लेकिन एक टाइम पे पोटेशियम की अमाउंट जो है वो ज्यादा जा रही है, अगर उसकी पोटेशियम की वैल्यू जो है वो या क्लोरीन की वैल्यू बहुत कम है इस वजह से. तो बाइलेटरल में अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से चला सकते हैं, लेकिन अगेन द मैक्सिमम रेट शुड बी 10 MEQ पर आवर. सेंट्रल लाइन की बात करें जो मेन आपकी जो ब्लड वेसल होती है, क्योंकि वो बड़ी है इसलिए वहां पे आप लोग जो है वो हाई रेट रख सकते हैं, दैट कैन बी 40 MEQ पर आवर. तो 10 MEQ पर आवर जो है वो हमारा पेरिफेरल लाइन का जो है और 40 MEQ पर आवर हमारा मैक्सिमम रेट है सेंट्रल लाइन का. अगर हम सेंट्रल लाइन की बात करें तो उसमें हम प्रेफर करते हैं 20 MEQ इन 100 ml की जो डाइल्यूशन होती है उसको, और कोशिश करते हैं कि 20 MEQ पर आवर पे ही चलाएं. और जो पेरिफेरल लाइन होती है उसको प्रैक्टिस में प्रेफर किया जाता है 6 to 8 MEQ पर आवर. ठीक है. अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए रिगार्डिंग पोटेशियम क्लोराइड. जो भी मैंने बात की, आईवी पोटेशियम मस्ट नेवर बी गिवन बाय अ डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन.
अच्छा, अब डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन ना देने का मकसद ये है कि जो वो नर्सिंग साइड पे अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी इन द फार्मेसी एरिया। और फार्मासिस्ट जो है या जो भी फार्मेसी टेक्नीशियन है वो उसको क्या करें, डाइल्यूट करें किसी नॉर्मल सलाइन के अंदर या डेक्सट्रोज के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिबिलिटी, और उसके बाद जो है उसको एडमिनिस्टर करें। तो इट मस्ट ऑलवेज बी डाइल्यूटेड इन इन्फ्यूजन फ्लूइड, वोडिंडो लैक्टेट हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, या एनी अदर। अच्छा, इसको कभी भी हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे सब क्यू आई एम, या फिर हम जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो स्पेसिफिकली मैंने इसमें हाईलाइट किए हैं, दैट शुड बी आईवी और आई एम। बी केयरफुल टू डाइल्यूट द पोटेशियम क्लोराइड आफ्टर इट हैज बीन एडेड टू द आईवी फ्लो। अच्छा, सेकंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर वर्किंग एट द फार्मेसी इन स्टेराइल एरिया, और जो आपने अपने फार्मेसी टेक्नीशियन में बताना है कि जब आपने मिक्स किए हैं तो उसके बाद उसकी अच्छी तरीके से उसको जो मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एक जनरल है, कोई स्टैंडर्ड रूट नहीं है कि इन्वर्ट कर ली जाए ड्रिप को 10 टाइम्स आफ्टर द मिक्सिंग, तो इसे तकरीबन एक जो है वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है। वाच फॉर फ्लेबाइटिस, वही एक्सेविटेशन हो सकती है, फ्लेबाइटिस हो सकता है अगर कंसंट्रेशन हायर होगी। इसके साथ साथ हमने डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट्स की जो लेवल्स है वो मॉनिटर करने हैं। प्रिवेंट फ्री फ्लो, अगेन जैसे हमने हाइपरटोनिक लाइन में डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, हम इन्फ्यूजन पंप लगाएंगे जिससे क्या होगा, एक फिक्स स्टेट पे चलेगा, 10 एम के ऊपर आ रहा है उस पर चलता रहेगा, 8 एम के ऊपर आर पे चलता रहेगा। तो फ्री फ्लो को हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, पोटेशियम क्लोराइड के बाद दूसरा आता है पोटेशियम फॉस्फेट। सॉरी, दैट इज सम टाइपिंग एरर, पोटेशियम क्लोराइड फॉस्फेट मेंशन हो गया। तो अगेन जो एक और चीज़ है हमें बीइंग फार्मासिस्ट पता होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि नॉर्मल रेंजेस क्या हैं पोटेशियम की, क्लोराइड की, सोडियम की, ताकि उसके मुताबिक हम जो है वो डोजिंग भी कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेट आमतौर पर फॉस्फेट की होती है, क्योंकि पोटेशियम फॉस्फेट में आके पोटेशियम फॉस्फेट आमतौर पर दिया जाता है फॉस्फेट को कवर करने के लिए, और पोटेशियम क्लोराइड दिया जाता है अगर पोटेशियम के लेवल्स लो होंगे तो इसलिए हम पोटेशियम फॉस्फेट की जब हम बात करें तो हम फॉस्फेट की रेंज देखते हैं कि फॉस्फेट रेंज इज नॉर्मल और नॉट। तो नॉर्मल रेंज शुड बी 3.4 टू 4.5 mg पर डेसीलीटर, और दैट कैन बी गिवन, और दूसरे अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो 1.12 टू 1.45 मिलीमोल पर लीटर। अच्छा, 1 मिलीमोल ऑफ फॉस्फेट इज इक्वल टू 31 mg ऑफ फॉस्फोरस। दीज आर सम कन्वर्जन्स जो हमें पता होना चाहिए, जिससे हमें आइडिया हो सकता है कि भाई इस पेशेंट का पोटेशियम इतना है, फॉस्फेट इतना है, तो हमें इसको क्या डोज देनी चाहिए। ठीक है, फॉर ईच 1 मोल ऑफ फॉस्फेट 1.5 mg ऑफ द पोटेशियम विल बी एडमिनिस्टर्ड। Therefore, in ordering 30 millimole of phosphate, the patient will be receiving 45 mq of the potassium order for the IV phosphate. So, जब भी कभी हम IV phosphate, पोटेशियम फॉस्फेट जो है वो एडमिनिस्टर करें किसी पेशेंट को भी, तो हम उसके फॉस्फेट के लेवल भी देखेंगे, हम उसके पोटेशियम के लेवल भी देखेंगे, और हमें इस कैलकुलेशन से अंदाजा होगा कि अगर उसको ऑलरेडी पोटेशियम इतना है तो क्या हमें उसको पोटेशियम फॉस्फेट देना चाहिए या हमें सोडियम फॉस्फेट या किसी और की तरफ जो है मूव करना चाहिए। अच्छा, सेम अगेन इसकी भी बात आ जाती है कि इसको भी हम क्योंकि पेरिफेरल लाइन से दे सकते हैं, सेंट्रल से दे सकते हैं। द मैक्सिमम रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पेरिफेरल इन्फ्यूजन इज 6.4 मिलीमोल पोटेशियम फॉस्फेट पर आवर, while the maximum rate for the central administration is 15 millimole of potassium phosphate per hour. नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंजेक्शन मस्ट बी डायल्यूटेड, अगेन द सेम थिंग जो हम पोटेशियम क्लोराइड में बात कर सकें, इसको डायल्यूट होना चाहिए, इसका भी आईवी पुश नहीं देना, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता जो हमने इन्फ्यूज करना है। In general, the dose, concentration of the infusion, and the date of administration may be depend upon the patient condition, indication, and specific institution policy. In patient with renal dysfunction or less severe hypophosphatemia, slower administration can be done. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम पेरिफेरल लाइन से 6.4 मिलीमोल पर आर पे देंगे या 15 मिलीमोल पर आर पे हम देंगे सेंट्रल लाइन से, लेकिन अगर कोई पेशेंट में जिसमें रीनल प्रॉब्लम चल रही है या जिसमें इतना हाइपोफॉस्फेटेमिया नहीं है, तो उसमें हम 4 to 6 आर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता भी जो है वो दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने 15 मिलीमोल पर आर या 6.4 मिलीमोल पर आर पे ही चलना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट एक और केस आ जाता है, नुशवा केस 2019, पाकिस्तान का केस है, रिसेंटली हुआ था। अ लाइफ लॉस ड्यू टू द हाई अलर्ट मेडिकेशन एरर। अब इसकी केस की समरी क्या थी? A 9 month old healthy female was admitted for diarrhea. Just before her discharge, she was prescribed potassium chloride to be administered in a drip form. However, an IV push of potassium chloride was administered, which rendered her paralyzed for a week and eventual death. अब देखिए इस केस में इसको 9 मंथ की बच्ची है, उसको दिया गया था पोटेशियम क्लोराइड जो है वो प्रिस्क्राइब था। हुआ ये कि यहाँ पे एक साइड पे अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर आ रही है, देयर इज अ एम्प्यूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड अदर एम्प्यूल ऑफ द मेट्रोनिडाजोल विद सम ब्रांड नेम फ्लेजोल।
नाउ नर्सिंग स्टाफ ने क्या किया, नर्सिंग स्टाफ ने इस पेशेंट की ये मेडिसिन जो है वो एक सिरिंज में कर ली। तो अब अगर आप देखें आपके राइट साइड पे जो दो स्ट्रिंजेस आ रही हैं, तो द पोटेशियम क्लोराइड इज आल्सो कलरलेस एंड द मेट्रोनिजोल इज आल्सो कलरलेस, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज पोटेशियम क्लोराइड। सो दैट वाज द एरर कि नर्सिंग स्टाफ ने इसको लेबल ही नहीं किया कि इसमें से पोटेशियम क्लोराइड कौन सा है और मेट्रोनिजोल कौन सा है। और यही एक वजह थी क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड नर्सिंग स्टाफ पे अवेलेबल था, फार्मेसी से इन्वॉल्व नहीं था, फार्मेसी से ये रेडी नहीं होकर आ रहा था। तो इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग मेट्रोनिडाजोल, जो कि उसने वो आमतौर पर आईवी पुश में दे रहे होते हैं या स्टेरॉइड लगा रहे होते हैं, उसने पोटेशियम क्लोराइड वाला इंजेक्शन उठाया और आईवी पुश जो है वो पोटेशियम क्लोराइड का एडमिनिस्टर कर दिया। तो ये एक एरर हुआ। आप देखें इसमें लुक अलाइक वाला इशू भी आ जाता है कि दोनों दवाएं एक जैसी लग रही हैं। इसके साथ साथ क्योंकि वो मेट्रोनिडाजोल का इतना मसला तो नहीं था, लेकिन हाई अलर्ट मेडिसिन है पोटेशियम क्लोराइड जिसने एरिथमिया करवाया। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, एट द एंड जो है वो बच्चे की जो है वो डेथ होगी। सीलिंग आउट द फैसिलिटी विल नॉट ब्रिंग द लाइफ, उस टाइम पे सील आउट किया गया था इस एरिया को। However, sensitizing medical professional to the concept of high level medication will prevent such error and save life in future। और इसी हवाले से हम आज का भी सेशन कर रहे हैं ताकि हम इस हवाले से अवेयर हों और इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं मैग्नीशियम। अच्छा, सेम इज द केस विद द मैग्नीशियम। इसमें भी जो इश्यूज आ रहे हैं, द प्रॉब्लम दैट वाज गोइंग ऑन वाज द इम्प्रॉपर डाइल्यूशन, द इशू विद द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, lack of the dose of concentration, and the failure to check the serum electrolytes. And at the end, because of all these failures, there were arrhythmias, there was CNS and respiratory depression, and eventually death. So same is the case with the magnesium. Next slide, please. अच्छा, अगेन नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम सल्फेट, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन का भी हमें आइडिया होना चाहिए कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्वल टू 98.6 mg ऑफ एलिमेंटल मैग्नीशियम, and that will be equal to 8.12 MEQs of the elemental magnesium. So that is basically the issue that I have seen in my practice, कि जो बहुत से आपके फिजिशियंस होते हैं व्हेन दे आर प्रिस्क्राइबिंग एनी मेडिसिन स्पेसिफिकली पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फाइड, तो दे आर यूजुअली कंफ्यूज इन MEQs एंड MGs। सो यहाँ पे बीइंग अ फार्मेसी इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हम उनको गाइड करें कि दिस नंबर ऑफ MEQs विल बी एडमिनिस्टर्ड इन दिस 1 ग्राम, और जो भी कोई हमारे पास वहाँ पे स्ट्रेंथ अवेलेबल होगी। सो इसके लिए हमें खुद जो है वो ये कंसंट्रेशन आना जरूरी होती है, ठीक है। इसी तरीके से सीरम कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी मैग्नीशियम में थोड़ा सा जो है वो एरर चेंज होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है इंस्टेड ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए हम सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट की जो मैग्नीशियम के लेवल उसकी बेस पे सिर्फ हम जज नहीं कर सकते, लाइक जस्ट लाइक पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम की बात करें हम, तो मैग्नीशियम के केस में जो है वो हमें कुछ क्लिनिकल कंडीशन भी देखनी होती है पेशेंट की, उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट की नीड है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे मैंने अभी ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मरियम, कैन यू हियर अस? आपको हमारी आवाज आ रही है? थैंक यू। ओके, मरियम, आई अच्छा, थिंक यहाँ पे अनम्यूट हो जो चुकी इशू हैं। है दैट कैन इज रिगार्डिंग eclampsia and preeclampsia. This is ओके, specifically I have mentioned here because magnesium sulfate is most commonly used in specifically in the case of eclampsia and preeclampsia. अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तो हमें डोजिंग का बहुत पता होना जरूरी है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि मैग्नीशियम सल्फेट कैन बी एडमिनिस्टर्ड IM एज वेल। सो जहां हम बात कर रहे थे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फॉस्फेट, हाइपोटोनिक सलाइन की, दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड IV इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्यूजन, व्हाइल इन केस ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड IV, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड IM, डिपेंडिंग अपॉन के जो है पेशेंट के लिए हमारे पास जो है वो क्या फिजिबल हो रहा है। तो सेम इज द केस अगर हम IV की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है क्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया का, तो 4 to 6 ग्राम विल बी द लोडिंग डोज एंड दैट विल बी एडमिनिस्टर्ड इन 15 to 30 मिनट्स एट द ऑनसेट ऑफ द लेबर और इंडक्शन। एंड उसके बाद फिर हम जब 1 to 2 ग्राम पर आर पे जो है वो एक कंटिन्यूस इन्फ्यूजन जो है वो कंटिन्यू करते हैं फॉर एटलीस्ट 24 आवर आफ्टर द डिलीवरी। मैक्सिमम इन्फ्यूजन रेट जो आपका हो सकता है वो 3 ग्राम पर आर हो सकता है। दैट इज अगेन द बेसिकली डोमेन ऑफ द फार्मासिस्ट जो आपने गाइड करनी है, और इसी वजह से जो है ये मेडिसिन जो है वो आपसे रिकॉन्स्टिट्यूट होके जानी चाहिए थी।
अगर हम आईएम में जाते हैं तो आईएम में भी दी जा सकती है, उसमें 10 ग्राम की लोडिंग डोज होगी, देन 5 ग्राम इन ईच बटक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द लेबर एंड फॉलोड बाय 5 ग्राम एवरी 4 आवर फॉर एटलीस्ट 24 आवर। इसमें हमें जो चीज़ मेन वो याद रखने वाली वो मैक्सिमम डोज जो है वो 40 ग्राम पर डे। दैट वाज अ लिटिल बिट अबाउट द मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट आया था वाई इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली आई हैव सीन अ नंबर ऑफ एरर्स इन माय प्रैक्टिस एज वेल। उसमें जो मैक्सिमम एरर्स आते हैं दैट आर ऑन द प्रिस्क्राइबिंग साइड। For example, if a physician has prescribed some insulin, like for example Humalinar or something else, और उन्होंने क्या किया है उसके आगे जो है वो IU लिख दिया है या इंटरनेशनल यूनिट्स प्रॉपर नहीं लिखा, तो दैट समटाइम काज कंफ्यूजन। इसमें भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ उसकी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसमें होता ये है कि उसमें फिर ना पेशेंट को भी रीडिंग में भी मसला आता है कि मेरे यूनिट्स क्या है, मैंने क्या लगाने हैं, और फार्मासिस्ट की साइड पे भी बहुत ज़्यादा मसला आता है। इससे इशू क्या होता है, इससे इशू ये होता है कि पेशेंट जो कि एक डायबिटिक है, उसने क्या करना है, उसने जब पेशेंट डायबिटिक है तो हो सकता है कि या फिर वो अंडर डोज ले या ओवर डोज ले। तो ये बहुत बड़ा मसला आता है प्रिस्क्राइबिंग साइड पे। तो जब भी कोई प्रिस्क्राइबर है, व्हेन एवर ही इज गोइंग टू प्रिस्क्राइब एनी इंसुलिन एनी मेडिसिन, तो उसमें जो है वो नोमेनक्लेचर जो है उसको जो है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली अगर उसने इंटरनेशनल यूनिट्स मेंशन करने हैं तो इंटरनेशनल यूनिट एग्जैक्टली मेंशन करे, IU ना लिखे। अगर वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट को कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो फार्मासिस्ट जो है वो लाजमी जो है इस हवाले से इंटरव्यू करे और फिजिशियन से पूछे कि भाई आपने इसके कितने यूनिट्स देने हैं और क्या चीज़ है। ये चीज़ें हो जाती हैं अक्सर। समटाइम जो है वो जो है वो IU लिख देते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स, और पेशेंट या इवन के सम टाइम जो है वो नर्सिंग स्टाफ समझ लेते हैं इट्स IV। तो इसमें भी हमें पता होना चाहिए कि इंसुलिन जो है वो आपकी सारी मैक्सिमम सब क्यों एडमिनिस्टर्ड होती हैं। ओनली देयर इज एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ रेगुलर इंसुलिन दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड IV थ्रू एन IV इन्फ्यूजन। तो ये बहुत बड़ा एक एरर है प्रिस्क्राइबिंग साइड पे, तो इसमें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करने की नीड है। इसके हवाले से एक दो एग्जांपल मैं और भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। प्रीवियसली जब हमने JCI के अभी गोल्स की बात कर रहे थे तो उसमें जो सेकंड पॉइंट था दैट वाज अबाउट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट राइटिंग डाउन वट एवर जो भी आप इसमें चाह रहे हैं, ठीक है, एंड दैट शुड बी ए क्लियर। लाइक देयर वाज अ केस इन अ हॉस्पिटल, मैं नेम मेंशन नहीं करूंगा उस हॉस्पिटल का। वहाँ पे क्या हुआ जी, एक नर्सिंग स्टाफ गई हैं एंड वहाँ पे उन्होंने देखा एक पेपर था, वहाँ पे डिफरेंट पेशेंट्स के नाम लिखे हुए थे और आगे जो नंबर लिखे हुए थे दैट वाज मोर देन 200, लाइक 200, 201, 202, 203 लाइक दैट। ओके, तो उस नर्स ने अज्यूम किया कि ये उनकी जो है वो ब्लड रेफलोज हैं, उसने जाके सबको इंसुलिन लगा दी। ऑल्दो वो जो नंबर्स लिखे हुए थे दैट वाज द रूम नंबर। सो इस तरीके से एक जो है वो मिसहैप हुआ है, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जी वो पेशेंट जो है वो बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, उसके रेफरेंस ऑलरेडी नॉर्मल थे, और इस तरीके से कई जो है वो इसमें इश्यूज आए थे, और पेशेंट को फिर जो है वो रिकवर करना हॉस्पिटल में तो फिर भी चलें किसी हद तक हो जाता है, लेकिन अगर सीवियर इशू हो जाए तो उसमें जो हमारे लिए ईजी नहीं होता। तो इसलिए जहाँ पे अगर हम इंसुलिन की बात कर रहे हैं तो इंसुलिन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम इज़ द केस विद अनदर थिंग कि हम जब पेशेंट को जब डिस्चार्ज होता है तो जब भी फार्मेसी से वो इंसुलिन पेन यूज़ कर रहा है तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको काउंसल करें कि भाई इंसुलिन जो है वो आपने आप आफ्टर ओपनिंग जो है वो आप विद इन 28 डेज आप यूज़ कर लें, और आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। और अगर कहीं पे बाहर पे रूम टेम्परेचर का इशू नहीं है तो मतलब है कि अगर वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है तो देन इट्स फाइन, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्रिज में रखना है। यहाँ पे जो कुछ इशू हुए थे वो ये हुए थे कि भाई कुछ स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ सॉरी, कुछ पेशेंट्स ने फ्रीजर में रख दी इंसुलिन, जिसके बाद क्या हुआ वो इंसुलिन फ्रीज कर गई। वो फ्रीजर में रखते थे, बाहर निकालते थे, वो फ्रीज हुई होती थी, उसको फिर रूम टेम्परेचर रख के उसको नॉर्मल होने की कोशिश करते थे ये लिक्विड बन जाए। आफ्टर दैट वो उसको एडमिनिस्टर करते थे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, और पेशेंट ये कह रहा था कि भाई मुझे इंसुलिन के कोई इफेक्ट्स नहीं आ रहे। तो जब उसको इफेक्ट्स नहीं आ रहे उसकी पीछे रीजन यही थी क्योंकि जो इंसुलिन है वो एक प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो गई है बिकॉज ऑफ दैट इशू के वो उसको जो है फ्रीज कर दिया गया था। तो इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हाई अलर्ट मेडिकेशन है, इसमें हमें जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल करने की नीड है। जहाँ पे अगर कहीं पे किसी को नीड नहीं है तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया देन इनटू शॉक और कोमा में भी जा सकता है। तो इसमें जो है एक तो हमें इंसुलिन सिरिंज हमेशा यूज़ करनी चाहिए।
प्राइम ट्यूबिंग एंड फ्लश डिफ्यूजन थ्रू द ट्यूब बिफोर कनेक्टिंग टू द पेशेंट। इसमें ये होता है कि अगर हम किसी भी पेशेंट के साथ अगर हम कोई इन्फ्यूजन वगैरह लगा रहे हैं तो सबसे पहले जो उसकी जो ट्यूब होती है उसको थोड़ा सा फ्लश करें नॉर्मल लाइन से, ताकि जो प्रीवियस ड्रग है वो वहाँ से रिमूव हो जाए या कोई ऐसा इशू जो ना हो। और जो भी पेशेंट रिसीव कर रहे होते हैं आईवी इंसुलिन वगैरह के अंदर, उसके हमने उनको कुछ ना कुछ ग्लूकोज जो है वो साथ हमने लेवल देखने होते हैं कि उनको ग्लूकोज सही मिल रही है, उनको साथ टीपीएन पे तो नहीं है। ये सारे फैक्टर भी साथ जो है मॉनिटरिंग होते हैं। Again, prevent free flow of IV infusion as we have discussed in the previous cases. अगर तो आपके पास infusion pump होगा तो एक फिक्स रेट पे infusion चलेगी, एंड जो है वो हमारे पास जो एरर्स हैं वो कम से कम रिपोर्ट होंगे। Next, why opioids and narcotics? Narcotics, because of the overdose, and that may cause the sedation and the CNS or respiratory deficiency and even for death. That was basically the reason. That's why all the opioids are either आप oral की बात करें या आप IV की बात कर रहे हैं, तो वो सारे जो है वो इसमें कंट्रोल मेडिसिन के साथ हाई लेवल मेडिकेशन में ऐड हुए हैं, ताकि जब भी आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो आप देख लें इसकी डोजेज ठीक है, प्रीवियसली पेशेंट को जा चुकी कि नहीं जा सकी, और इसको जो है वो डबल चेक कर लिया जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट आपको सिंपल इसके आइडिया है कि ये पैरालिसिस के लिए यूज हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी हाईलाइट मेडिकेशन है जिसमें तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की नीड होती है। और एक तो जब ये फार्मेसी से जब आप डिस्पेंस करें तो इसको अगेन वो इसको डबल चेक किया जाए कि भाई ये वही मेडिसिन जा रही है, इस पेशेंट को इस मेडिसिन की नीड भी है कि नहीं, क्योंकि ये जो है वो पैरालाइजिंग एजेंट है। कहीं ये ऐसा ना हो कि पेशेंट को कुछ और दी मेडिसिन देनी थी और चली कुछ और जाए, तो जो पैरालाइजिंग एजेंट हैं वो कुछ और इशू ना क्रिएट कर दें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें जो हम रूल यूज करते हैं कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट विल ओनली बी एडमिनिस्टर्ड इन अ क्रिटिकल केयर एरिया सेटिंग व्हाइल द पेशेंट इज इन अ कार्डियक मॉनिटर एंड इज इंट्यूबेटेड एंड ऑन द मैकेनिकल वेंटिलेशन। इसमें ये होता है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट पहली बात तो ये कि फार्मेसी के अंदर होनी चाहिए। इवन द हॉस्पिटल वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ हम जो है वो अलाउ नहीं करते कि नर्सिंग साइड पे अवेलेबल हो, एक्सेप्ट जहाँ पे जो क्रिटिकल केयर एरिया के पेशेंट हैं तो वहाँ पे जो है वो रखे जा सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट शुड नॉट बी ऑर्डर्ड एज पीआरएन। पीआरएन कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि एज पर नीड नहीं है ये जब भी ऑर्डर होगा एक ऑर्डर क्रिएट होगा प्रॉपर, और उसकी जो भी डोज है वो कैलकुलेट करके बताई जाएगी। Neuromuscular blocking agent order should be promptly discontinued once the extubation is done. Exactly. और उसको डीसी करना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिशियन की, और अगर वो अभी तक डीसी नहीं हुआ, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, तो इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मेसिस्ट एज वेल एज द नर्सिंग स्टाफ कि पूछे भाई ये क्यों इसको चल रहा है, इसको लगाने की क्या नीड है। और जस्ट टू सेफ कि अगर हम ये इसका मिसयूज ना हो, उसके ऊपर वार्निंग का एक लेबल लगाया जा सकता है कि इट्स अ पैरालाइजिंग एजेंट, इट मे कॉज रेस्पिरेटरी अरेस्ट। सो इससे क्या होगा, इससे एक क्वेश्चन मिल जाती है कि हाँ वाकई में ये मेडिसिन लगाने की नीड भी है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लुक लाइक साउंड लाइक मेडिसिन। द मोस्ट कॉमन जो एरर होते हैं स्पेसिफिकली दैट आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस, वो आपके लासा मेडिसिन के होते हैं, लुक लाइक एंड साउंड लाइक मेडिसिन। इन 2001 द जेसीआई जॉइंट कमीशन on an accreditation of the healthcare organization published a sentinel human alert on look-alike and sound-alike medicine. It had also published a list of drugs with potential for LASA errors, look alike and sound alike. तो अभी रिसेंटली भी एक इशू इसके हवाले से हुआ है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कुछ एग्जांपल भी अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिफरेंट टाइप की सिमिलरिटीज हो सकती हैं, कुछ मेडिसिन की स्पेलिंग सेम हो सकती हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकती है। लाइक आई एम फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग टू यू, एंड हो सकता है कि मैं उसमें कोई नेम लूँ, हो सकता है कि मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ और आप कुछ और समझ आए। मैं मीटोप्रोलोल कह रहा हूँ, आपको मीटोक्लोप्रामाइड समझ आए। तो किसी पेशेंट को मीटोप्रोलोल की जगह मीटोक्लोप्रामाइड लग जाए या मीटोक्लोप्रामाइड की जगह मीटोप्रोलोल लग जाए, स्पेलिंग की सिमिलरिटी है, प्रोनाउंसिएशन की सिमिलरिटी है, स्ट्रेंथ सेम हो सकती हैं, डोजेज फॉर्म सेम हो सकती हैं, उनका कलर सेम हो सकता है, शेप सेम हो सकती है। बट अगेन ये मेडिसिन है, तो मेडिसिन अगर कोई सेम है और वहाँ पे एक मेडिसिन की जगह पे कोई और मेडिसिन लग जाएगी तो उसके जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे। तो जो सिमिलरिटीज़ हैं वो स्पेलिंग में भी हो सकती हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी हो सकती हैं, स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म, उनके कलर शेप में भी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के हवाले से जो है हमें थोड़ा सा क्वेश्चन चाहिए होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, इसको ओवरकम करने के लिए ना टॉलमैन लेटर टेक्निक जो है वो यूज की जाती है। इसमें होगा लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वर्ड इन देखें मीटोप्रोलोल है एंड देन मीटोक्लोप्रामाइड है।
तो मीटो के अंदर हमने मीटो को छोड़ दिया, उसके बाद जो प्रोलोल वाला पोर्शन था उसको हमने टोल कर दिया, ताकि ये हम क्या करें, हमें आइडेंटिफाई कर सकें यार ये लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिसिन है, और इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं मीटोप्रोलोल ही प्रिस्क्राइब थी और मैं मीटोप्रोलोल ही दे रहा हूँ, कहीं मैंने गलती से मीटोक्लोप्रामाइड तो नहीं उठा लिया, या क्योंकि मीटोक्लोप्रामाइड प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसने कहीं मीटोप्रोलोल तो बाई मिस्टेक नहीं कर दिया। सेम इज द केस विद मीटोक्लोप्रामाइड, उसमें भी हमने जो क्लोप्रामाइड का जो सेम वर्ड था उसको हमने छोड़ दिया मीटो को, जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको हमने टोलमैन में कर दिया। सेम गोज विद डूब्यूटामिन एंड डोपामिन, उसमें भी हमने जो डू सेम वर्ड थे उसको स्मॉल में रहने दिया, एंड द रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको हमने क्या किया, उसको हमने टोल में ऑटोमेटिक नहीं कर दिया। अब जैसे देखें ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्विनिलीन, एड्रेनालिन, विटामिन के, एट्रोपिन। अब दिखने में ये बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, तो देर इज अ मोर चांस कि इनमें जो है वो एरर हो सकता है। किसी पेशेंट को लेसिट की जगह विटामिन के लग जाए तो वो एक जो है वो सीवियर इंसिडेंस होगा। विटामिन की जगह लैसिक लग जाए, चाहे इतनी सेवेरिटी ना हो, सेवेरिटी तो उसमें भी है, लेकिन किसी को एड्रेनालिन लग जाए विटामिन की जगह, एट्रोपिन या लैसिक की जगह पे, तो ये क्योंकि बिल्कुल अब लुक अलाइक मेडिसिन है, तो इसमें हमें बड़ा ख्याल करने की नीड है कि इनको हम जो है वो एक तो अलग अलग करके रखें, और इसमें जो मैं एक टेक्निक जो हम लोग अभी अपने हॉस्पिटल में भी यूज़ कर रहे हैं वो ये होता है, हमने डिफरेंट बिन्स बनाए हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हाई ब्लड मेडिकेशन के लिए हमने रेड बिन्स रखे हुए हैं, दैट विल बी सेपरेट, तो उनको बिल्कुल हाई ब्लड मेडिकेशन सारी सेपरेट होंगी। लुक लाइक मेडिसिन के लिए हमने येलो बीन्स रखे हुए हैं, दैट विल बी द सेपरेटेड। लाइक अब ये इसमें देखें तो इसमें मीटोक्लोन है, न्यूबिन है, लेमेडोल है। अगर यहाँ से देखा जाए तो आई कांट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज मेडिसिन अनलेस अदरवाइज मैं इनका जो है वो स्पेसिफिकली जाके नेम ना पढ़ूँ। तो अगेन ये भी हमारी लुक अलाइक मेडिसिन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक तरफ आपके पास मल्टी बायोन्ट है और एक तरफ जो है बुप्रीकेन है। लाइक बिल्कुल टू ऑपोजिट क्लासेस हैं। लाइक एक पेशेंट जो है वो आपके पास ऑर्थो वालों के पास आया है और उसको तो हो सकता है कि बुप्रीकेन सर्जरी होनी है तो उसको लगाना हो, लेकिन वहाँ पे मल्टी बायोन्टा का कोई बनता ही नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप बाई मिस्टेक मल्टी बायोन्टा कर दें, और सेम अदर केस जहाँ पे मल्टी बायोन्टा लगना था और वहाँ बुप्रीकेन चला जाए। एंड सेम जो आपका बड़ा एक मेजर केस है दैट इज विद द मैग्नीशियम सल्फेट एंड डाइजॉक्सिन। बोथ आर जो हैं वो आपकी हाई ब्लड मेडिकेशन कंसिडर होती है। मैग्नीशियम सल्फेट तो मेजर हमारी हाई ब्लड मेडिकेशन जो हम ऊपर देख भी चुके हैं, और डाइजॉक्सिन उसका आपको आइडिया है कि इसकी अगर मैग्नीशियम सल्फेट की जगह डाइजॉक्सिन लग जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is the most common one that I have seen in different community pharmacies as well, और I have experienced that as well. तो अगर आप देखें तो एक तरफ आपके पास एक क्लासिक टैबलेट पड़ी हुई है एंड देन दूसरी इधर टेंडिजल। बाहर के अपेयरेंस से तो दोनों जो हैं वो बैक साइड की तरह डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो बहुत हर दिन ग्रीन। तो यहाँ पे तो थोड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का भी आता है कि उनकी इतनी सिमिलरिटी क्रिएट कर देते हैं कि हमारे लिए भी जो है डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जिससे फिर एरर्स भी होते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है इस चीज़ की, लोकलाइक की। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So, there is another example. At a clinic, a physician prescribed Recormin sub-Q for an OPD patient. The pharmacist, while entering in the system, misunderstood and misread the prescription. That was a handwritten order. Enter Recormin into the pharmacy computer. So basically, physician ने जो demand किया था, that was a Recormin. एंड जो फार्मासिस्ट ने एंटर कर दिया सिस्टम में वो रिकॉर्मोन की जगह रिक्रोनियम जो है वो एंटर कर दिया। अब इसमें फार्मासिस्ट ने इग्नोर किया कि इस पे कंप्यूटर को अलर्ट दे रहा है, या इसके लिए जो रूट है अगर वो डिफाइन था तो वो रूट भी उसने जो है वो वहाँ से स्किप किया। और ये नहीं है कि इसके लिए सबक्यू रूट नहीं चल सकता, क्योंकि रिक्वायरमेंट सबक्यू के लिए एडमिनिस्टर था, एंड रिक्रोनियम जो है वो सबक्यू उसके लिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा। फार्मासिस्ट ने वहाँ पे इग्नोर किया। वही जो हमारे 5 आवर्स हैं वो वहाँ पे मिस हुए। लेबल भी आया, उसको प्रिंट आउट किया गया, पेशेंट को हैंड ओवर किया गया, नर्स के पास पहुँच गया। और वहाँ पे जब नर्सिंग ने देखा तो उसने फिर डॉक्टर से कंफर्म किया कि ये फार्मेसी से मेडिसिन आई है, डू वी नीड टू एडमिनिस्टर दिस मेडिसिन। तो फिर जो है वो दैट एरर वाज हाईलाइटेड एंड देन द मेडिसिन वाज रिटर्न्ड बैक टू द फार्मेसी। So it's basically a clear-cut example of look-alike error, and that was done by the pharmacist because of कि हमने 5 hours को जो है वो मिस किया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
This was the example where requirement for 5,000 units was prescribed, and it has been clearly mentioned sub-Q. But again वो 5 hours को मिस करते हुए जो है फार्मासिस्ट ने उसको एंटर कुछ और कर दिया, and then the wrong medicine was dispensed by the dispensing pharmacist as well. And but at the end, from the physician, from the nursing side and physician side, that error was prevented. So there is another example in which there was a medicine named Isodril was prescribed, while the medicine that was dispensed was Plendil. This was a dispense, and that was basically the negligence. And again इसमें अगर हम देखें तो ये भी बिल्कुल look alike वाली बात आ जाती है, sound alike है, तो sometimes इस तरह के errors जो है वो हो जाते हैं. Next slide please. सो कॉमन रिस्क फैक्टर्स अगर हम इस सब के अभी लोकल लाइक साउंड लाइक की बात करें, बल्कि एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. रिसेंटली देयर वाज अ पेशेंट जिनको राइनोक्लेनल नेजल स्प्रे प्रिस्क्राइब करना था, एंड आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ एन हॉस्पिटल वेयर द सीपीयू सिस्टम इज ऑलरेडी वर्किंग. The prescription was generated by the computer, and instead of rhinoclenil, physician has prescribed some called name rhinocane. So when a prescription came to the pharmacy and pharmacist check out the other medicine, and he asked the patient, आपको क्या मसला हो गया, क्या इशू है, and then after certain negotiation he called the physician and asked what you want to give. Rhinocin is basically a spray that is used for the cleaning of the nose. While after discussion he came to know that कि physician जो है वो देना चाह रहे हैं beclomethasone spray. दैट वाज राइनोक्लेनल. सो अगर तो वहाँ पे ये फार्मासिस्ट चेक ना करता तो मे बी राइनोसिन जो है वो यूज़ होता रहता, और एट दी एंड जो पेशेंट को उसको कोई बेनिफिट भी नहीं होना था. तो जो वहाँ पे फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा आ जाती है कि हमने इन सब चीज़ों को जो देखना होता है. कॉमन रिस्क फैक्टर जो हम अगर हम देखें इसको देखें, सबसे पहले तो पोर्ली रिटन मेडिकेशन ऑर्डर, दैट इज़ द मेजर कंसर्न स्पेसिफिकली इन द पाकिस्तान, कि राइटिंग ऐसी की जाती है ताकि कोई फार्मासिस्ट या कोई और बंदा तो पढ़ ही ना सके, लाइक कि सिर्फ जो है वो कुछ सर्टन लोग जो हैं वो इसको रीड आउट कर सकें. Incorrect dilution procedure, that is basically major concern in different hospitals, specifically where pharmacists are not working. There are nursing जो खुद डाइल्यूट भी करते हैं और जो है वो एडमिनिस्टर भी कर देते हैं. Confusion between IM, IV, intrathecal, epidural, and then confusion between the strength of the same medication, and then ambiguous labeling on the consideration of the total volume, wrong infusion rate, look-alike sound limit. So these all are the common risk factors. So we being a pharmacist and all the other healthcare professionals need to work as a team to overcome these risk factors so that it can help the patient safety. Next slide, please. Okay, so that's the end of today's presentation. I hope so. Okay, that was just a brief introduction about the high-alert medications, how being a pharmacist can play their role. If you have any queries, you can ask. थैंक यू सो मच हसनैन, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही है सबको. Yes, yes, you are audible. ओके, थैंक यू सो मच जी वंस जी आपकी अगेन, आवाज और आ रही हमारी है. तमाम ऑडियंस अगर का कोई भी क्वेश्चन शुक्रिया. करना चाह रहे हैं तो वो प्लीज जरूर अपना फ्यू हैंड रेज थे हमारे पास ना, आई थिंक. Can I ask question? जी बिल्कुल, आप क्वेश्चन कर सकती हैं. अपना नाम बताइए प्लीज. My name is महवर सिद्दीकी, एंड मेरा क्वेश्चन ये था कि लासा के ऊपर या हाई अलर्ट मेडिसिन के ऊपर, कि काइंडली अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि लासा मेडिसिन को हम किस तरीके से मतलब स्टोर करें, मतलब
येलो कलर लेबलिंग तो हमें पता है करनी है, और हाई अलर्ट की रेड लेबलिंग है। लेकिन मतलब अब जैसे आपके पास मेडिसिन कबर्ड है या फिर हमारे पास मेडिसिन ट्रॉली है, अगर आप उसे कुछ अच्छे आइडियल इमेजेस हमारे साथ शेयर कर दें कि जिन्होंने बहुत अच्छे वे में लेबलिंग की हुई है सही तरीके से एज एग्जाम्पल सेट करने के लिए, तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि देखिए हर इंडिविजुअल एम्प्यूल के ऊपर हम टैगिंग नहीं कर सकते, तो उसका क्या तरीका है? काइंडली वो सारा कुछ थोड़ा सा बता दें। अगर आपके पास बाद में कोई अच्छी पिक्चर्स आती हैं आइडियल किस्म की, तो वो शेयर कर दें, जिससे हम अपने हॉस्पिटल्स में सेम तरीके से मेडिसिन को लेबल कर लें लासा और हाई अलर्ट की। थैंक यू सो मच। Okay, अच्छा, Mavish, first of all, that's a really good question. अच्छा, इसमें एक तो जो मैं आपको बता रहा था कि येलो लेबलिंग एंड जो हम बात करते हैं रेड लेबलिंग की, इसके अलावा जो आप कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकती हैं ना, सिर्फ लेबलिंग की नहीं, आप बिन्स ले सकते हैं प्रॉपर, कि सारी येलो बिन्स हों, वो आपने एक पूरा एरिया एलोकेट किया हो कि वहाँ पे सारी आपकी लासा मेडिसिन हों, और एक आपकी रेड बिन्स हों जहाँ पे आपने सारी हाई अलर्ट मेडिकेशंस को जो है वो उनको आपने जो है वो लेबल किया हो, और उसमें आप सेग्रीगेशन कर सकें. राइट नाउ आई डोंट हैव पिक्चर्स, बट आई विल शेयर दैट विद द मैनेजमेंट, एंड इन फ्यूचर जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी जो दूसरी लासा मेडिसिन होती हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, लाइक जो हम टेक्निक अडॉप्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एमलोडिपिन है 5 mg में, मेरे पास एमलोडिपिन है 10 mg में. तो मैं क्या करता हूँ, एक लेफ्ट साइड पे एक स्ट्रेंथ रख देता हूँ, एक राइट साइड पे रख देता हूँ. तो जैसे L फॉर लोअर स्ट्रेंथ है एंड L फॉर लेफ्ट साइड, तो लोअर स्ट्रेंथ विल बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड while द हायर स्ट्रेंथ विल बी ऑन द राइट साइड. ठीक है, दैट कैन बी अ गुड टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड. ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें तो हमें इसमें ये होता है कि हम कुछ स्पेसिफिक जो है वो बैग्स डिज़ाइन करवा सकते हैं फॉर लासा एंड हाइलर मेडिकेशंस, स्पेसिफिकली फॉर द इम्प्योर इंजेक्टेबल्स. एंड क्योंकि ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी कर सकती है लासा लिस्ट एंड हाइलर मेडिकेशन लिस्ट, तो इसलिए आपको जो लगता है कि जो आपके ज़्यादा प्रोन लासा मेडिसिन हैं जिसमें कोई ऐसे एरर रिपोर्ट हुए हैं या हो सकते हैं, उनको आप प्रायोरिटी पे रखें. बाकी अगर हम देखें तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम बाकी जो मेडिसिन हैं उनको जो है वो लेफ्ट राइट की टेक्निक इस तरीके से हम रख सकते हैं, बिकॉज देर आर ह्यूज नंबर ऑफ मेडिसिन जिनमें जो है वो लासा शो होता है. तो प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल कि हम जो है वो सबकी सेग्रीगेशन कर सकें. लेकिन आप एक ऐसी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं अपनी हॉस्पिटल की, जो मेजर लासा मेडिसिन हैं, और जो बाकी लासा मेडिसिन हैं उनको लेफ्ट और राइट की टेक्निक आप यूज कर सकते हैं. आई होप सो कोई थोड़ा सा यस, थैंक यू। हैं वो प्लीज अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं. जी हसनैन, हमें काफी अच्छे रिमार्क्स मिल रहे हैं रिलेटेड टू दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर दैट. बस ये है कि अगर इसमें से कुछ भी लर्निंग हुई है किसी की भी, तो उसको इम्प्लीमेंट करें, अपना रोल परफॉर्म करने की कोशिश करें, बिकॉज एट द एंड इट्स अबाउट द पेशेंट सेफ्टी. आई थिंक हिना, अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज यू कैन आस्क. हैंड रेज नजर आ रहा है मुझे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. जी, वालेकुम सलाम. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि इंसुलिन जो है वो सारी की सारी जो है दे सकते हैं हम सबकुटेनियसली। सिर्फ एक इंसुलिन का आपने नाम बताया कि वो हम दे सकते हैं द आईवी। तो कैन यू लेट मी नो प्लीज व्हिच इंसुलिन इज गिविंग बाय आईवी? It's regular insulin. Regular insulin. रेगुलर, Regular बट insulin, मोस्टली that is Humulin R, and that has been used as a infusion in the DKA diabetes ketoacidosis patient as well. but I have seen so many of patients are giving it subcutaneously too. Yeah, So it can be is given. it harmful for the No, no, patient? no, 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 no. It can be given sub-Q. All the insulins can be given sub-Q, but Humulin R, that is a regular insulin, is the only insulin that can be given IV as well. All right, got it. Okay, Got it. Thank you. no problem. Thank you so much. Thank you. Welcome. जी हसनैन, काफी जो है आपके सेशन की हमें
तारीफें मिल रही हैं. So thank you so much for this informative session. I think अगर किसी का कोई further सवाल है और मरियम, हमें अस्सलाम पोस्ट टेस्ट रन करना है ना अभी हमारी ऑडियंस के साथ, हमें पोस्ट टेस्ट भी रन करना है, उसका लिंक भी पोस्ट कर दीजिए, क्वेश्चन आंसर को फिर कंटिन्यू रखिए. जी जी अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल. सर. I'm just sharing the link. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन ये अस्सलाम. है कि जो हाई अलर्ट मेडिकेशन है इसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं, तो हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट मतलब कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करती है? ओके, ऑल राइट. अच्छा, सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो आपके आईएसएमपी के ऊपर गिवन है. आप आईएसएमपी हाई अलर्ट मेडिकेशन लिस्ट निकालेंगे तो उसमें आ जाएंगी. उसमें जो आपकी एक्यूट केयर की हैं वो भी हैं, इसके अलावा जो आपकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट उसकी भी आ जाएंगी और कम्युनिटी की भी आ जाएंगी. आईएसएमपी के अलावा रिसेंटली ड्रैब ने जो है वो अपनी पूरी हाई अलर्ट की एक लिस्ट क्रिएट की है. आप ड्रैब की वेबसाइट पे जाएंगे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, और उसमें क्रेडिट जाएगा हमारे नंबर ऑफ जो फार्मासिस्ट हैं. वन ऑफ देम इज डॉक्टर सलवा फ्रॉम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन की. और उसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो उनको एक बार जाके गो थ्रू कर लें, आईएसएमपी एंड आफ्टर दैट ड्रैप. ये आपको इससे जो है वो सारा आइडिया हो जाएगा हाई अलर्ट का. ओके सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू. कोमल का भी हमारे पास एक कोई क्वेरी है. मुशर्रन को अनम्यूट करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई एम कोमल शहजादी फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हाई मेडिकेशन में कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की, उसमें आपने प्लाडेक्स 25% एम्प्यूल को डिस्कस नहीं किया. और सेकेंडली मेरा इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ही कंटिन्यू करते हुए, वो ये है कि जब हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है, हम जो उनको इन्फ्यूज़ करते हैं या आईवी पुश देते हैं, आईवी बोलस देते हैं 25% डेक्सट्रोज का, तो उसका क्या क्राइटेरिया है और इसको किस तरह हम जो है वो प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, वो प्लीज़ अगर आप गाइड कर दें इस ओके, बारे ऑल में. राइट. तो अच्छा कोमल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लेडेक्स 25% मैंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बिकॉज मेजर फोकस जो था वो हमारा मेजर कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर था. दैट वाज पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट एज वेल. बट अगेन अगर आप आईएसएमपी की जो है वो लिस्ट में अगर आप चेक करेंगी तो उसमें आपको वहाँ मिल जाएगा, और आपको जो है वो ड्रैब की लिस्ट में भी मिल जाएगा. एंड वन मोर थिंग इज दैट के हाई अलर्ट मेडिकेशंस की लिस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहे. यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूट. तो क्योंकि किसी भी ऐसी मेडिसिन जिसकी वजह से कोई सेंट्रल लिमिट अगर आपके हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो गया है या रिपोर्ट हो सकता है, तो आपकी हाई अलर्ट की मेडिकेशन की लिस्ट जो थोड़ी सी चेंज हो सकती है. हम क्योंकि जनरली यूज़ कर रहे होते हैं आईएसएमपी को फॉलो कर रहे होते हैं, और जिसके अकॉर्डिंग अभी ड्रैब की लिस्ट भी बनी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं इन मेडिसिन के ऊपर. तो दैट इस वजह से फिर हम इस लिस्ट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि इस पे ऑलरेडी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं. तो हाई अलर्ट की जो लिस्ट है वो चेंज हो सकती है फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल. नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपोग्लाइसीमिया की, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आएगा तो बेसिकली उसमें उसकी सबसे पहले तो कॉज देखी जाएगी, अदर पेशेंट जो है वो डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है. अगर तो वो पेशेंट डायबिटिक है तो कहीं उसमें उसको ऐसा तो नहीं हुआ कि इंसुलिन की उसने डोज हाई ले ली थी या कोई और ऐसा था, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री मैटर करेगी. अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो उसमें भी हमारे पास यही मैटर करेगा. लेट्स सपोज अगर किसी ने हाई इंसुलिन ले लिया तो डेफिनेटली हम उसको फिर डेक्सट्रोज जो है वो दे देंगे, लेकिन आफ्टर चेकिंग हिज या हर रेफरेंस लेवल. ठीक है. और फिर इसी तरीके से ये चीज़ जो है वो डिसाइड होगी फ्रॉम द फिजिशियन साइड, और इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस हैं जो अभी राइट नाउ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं डिस्कस कर सकूँ यहाँ पे. उसके लिए सेपरेट जो है वो सीएमईज कंडक्ट की जा सकती हैं. तो ये सिंपल इसके वाले से हो गया हाइपोग्लाइसीमिया का जो भी मैनेजमेंट होती है. थैंक यू सो मच. टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, मैं आई थिंक मेरी आवाज अगर अब सही आ रही है, आई हैव सम नेट इश्यूज. एज आई बिलोंग टू अ फार्माकोविजिलेंस प्रोफेशन, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आप एज हॉस्पिटल में जो भी काम कर रहे हैं, हम पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ऐसे मेडिकेशन एरर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम कंपनीज को या अपनी हेल्थ अथॉरिटी को रिपोर्ट जरूर करें. बिकॉज हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशंस में देती हूँ. वंस व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, तो दो मेडिसिन ऐसी थी, आई थिंक फ्लैजिल एंड फेल्गन. तो वो एक ऐसी मेडिसिन थी जिसमें अक्सर ही देखने में आता था कि वो गलत चली जाती थी. लाइक जब भी ऑर्डर किया जाता था तो वो गलत डिस्पेंस हो जाती थी.
तो उसके बाद किसी ने लोगों ने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया एंड देन द एक्शन विच वाज टेकन बाय द कंपनी, उसका नाम बुफेल्गन कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस वी कैन फील। तो इस तरह की कोई भी एरर्स हो, और अब अगर आप हेल्थ अथॉरिटी को देखें, हमारी ड्रैप की तरफ से हर एक के लिए, इवन इट्स अ केयर गिवर और इट्स अ पेशेंट और इट्स अ एचसीपी, हम सबके लिए जो है वो गाइडलाइंस मौजूद हैं एंड वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट दोज केसेस टू द कंपनी और टू हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, तो ये चीज जरूर करें, और यही एक चीज है जिससे हम काफी लेवल तक इन इवेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबकी कॉर्पोरेशन बहुत रिक्वायर है whenever you are submitting these type of reports to the company or the health authority. So this was my एग्जैक्टली message. मैं इसको मैं सेकंड करूंगा इसको, कि हमारे यहाँ स्पेसिफिकली जो चीज़ मिस करती है वो ये होती है कि हम डॉक्यूमेंट नहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते चीज़ों को, और दैट्स बेसिकली द डायलेमा, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्टिंग बहुत कम होने की वजह से हमें बहुत से ऐसे इश्यूज और एरर्स के बारे में जो है पता ही नहीं चलता। So again, I will request all the pharmacy team and all the pharmacy family कि हमें इसमें जो है वो ऐसे कोई भी एरर हो उसको रिपोर्ट करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट इज फ्रॉम फार्मासिस्ट साइड, फ्रॉम अ फिजिशियन साइड और फ्रॉम अ नर्सिंग साइड। एंड अगेन इसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट अ डॉक्यूमेंट आपकी कोई भी चीज़ जो है वो वैलिडेट नहीं हो सकती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बाकी आई विल लाइक टू थैंक यू Mahdi Adviyat for giving me this opportunity to share my knowledge with the pharmacy family and the healthcare professionals. It was a pleasure for me to present. Thank you so much. Thank you so much once again, Zalia Hasnan. Thank you. With that, we are closing this session. और इंशाल्लाह soon we'll come with some another great session. आप भी अपनी suggestion दीजिएगा कि कौन सा सेशन जो है वो आप या कौन सा ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं। ठीक है, so thank you so much for all of you for attending. Thank you, Zalia Hasnan. Thank you. Allah Hafiz. रिजवान, ओके जी, अल्लाह हाफिज। आई थिंक मीटिंग को एंड करते हैं, अब सेशन खत्म हो गया है क्योंकि